नमस्कार। आज हमारी बातचीत हिंदी रंगमंच की यात्रा पर है। हिंदी रंगमंच की विकास प्रक्रिया को जानने और समझने की एक कोशिश होगी। हिंदी रंगमंच की यात्रा में संस्कृत रंगमंच, लोक रंगमंच और पारसी रंगमंच का क्या योगदान रहा है, पारसी रंगमंच और उसकी विशेषताओं की क्या भूमिका है, साथ ही साथ पारसी रंगमंच के महत्वपूर्ण नाटककारों और उनके नाटकों का परिचय करने की भी एक कोशिश होगी। आपको ज्ञात है कि हिंदी रंगमंच की परंपरा का प्रेरणा स्रोत संस्कृत रंगमंच है। ऋग्वेद में यम, यमी और पुरर्वा, उर्वशी जैसे सूक्तों में निहित संवाद, सामवेद के गीत, यजुर्वेद के अभिनय तथा अथर्ववेद के रस के पक्ष रंगमंचीयता के पक्ष हैं। भरत का नाम आपने सुना होगा। भरत के नाट्यशास्त्र के अनुसार देवासुर संग्राम के पश्चात इंद्रध्वज के महोत्सव में देवताओं ने रंग परंपरा का आरंभ किया था। कालांतर में इसमें नृत्य का भी योग हुआ। इंद्रध्वज के महोत्सव के उपरांत भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रंग योजना वर्णित की है, जिसके अंतर्गत रंगशिल्प और प्रेक्षागृह आदि का विधान है। भरत के नाट्यशास्त्र में यह वर्णन मिलता है कि विश्वकर्मा आदि के द्वारा निर्मित रंग भवन में अमृत मंथन नामक नाटक खेला गया। यह भारतीय रंग परंपरा का सर्वप्रथम नाटक माना जा सकता है जो मंचित हुआ। बौद्ध काल में अभिनेताओं को नट, नाटक को समाज और रंगशाला को समज्ज कहा जाता था। जैन साहित्य में भी नट, नटियों और नाट्य मंडलियों के द्वारा स्थान स्थान पर नाट्य प्रदर्शन के प्रमाण मिलते हैं। आपको ध्यान है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में परिवादक, नाट्य और नट सूत्र का उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य में कंसवध और बालिवध नामक नाटकों के अभिनय के प्रमाण मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण के नट, नाटक, नर्तक, संगीत जैसे शब्दों का उल्लेख हम सभी को ध्यान में है। महाभारत के विभिन्न पर्वों में हमें नाट्य मंचन के सूत्र दिखलाई पड़ते हैं। संस्कृत नाटकों में कालिदास के पूर्व सौमिल्य, कविपुत्र जैसे नाटकों का उल्लेख मिलता है। कालिदास के पहले के प्रसिद्ध नाटककारों में केवल भास ही ऐसे हैं जिनके नाटक उपलब्ध हैं, परंतु कालिदास के बाद नाटकों की अविच्छिन्न परंपरा 10वीं सदी तक प्राप्त होती है। इसी बीच कालिदास के मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय अभिज्ञान शाकुंतल, शूद्रक के मृच्छकटिक, अश्वघोष के सारिपुत्तकरण, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षक, हर्षदेव की रत्नावली, प्रियादर्शिका, नागानंद, भट्टनारायण के वेणी संहार, भवभूति के उत्तर रामचरित, मालती माधव, महावीर चरित, हनुमान के हनुमान नाटक, राजशेखर की कर्पूर मंजरी, क्षेमेश्वर का चंड कौशिक नाटक जैसे नाटकों की धारा मिलती है। संस्कृत नाटकों में रसोन्मेष, महनीय और आदर्श चरित्रों की उद्भावना, नाटक की विजय, रंगमंचीय सज्जा, वेश और वचन के विन्यास, सुखांत परंपरा और संधि के निर्वाह तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के समान अनुपात पर बल दिया गया है। यह सोचना, ऐतिहासिक दृष्टि का मूल्यांकन करना है कि भारतेंदु के पूर्व लगभग 500 वर्षों तक हिंदी क्षेत्र से नाटक की कोई परंपरा दिखती नहीं है। इसका मूल्यांकन करना इस देश में पांथिक शासकों की मूल्यबोध से परिचित होना है। पांथिक शासकों के मूल्यबोध में नाटक के लिए, रंगमंच के लिए, कला और शिल्प के लिए स्थान नहीं था।
ऐसा होना, कला और शिल्प को मानना उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। यही कारण है कि 500 वर्षों तक हिंदी क्षेत्र में नाटक की परंपरा लगभग विलुप्त प्राय थी। हिंदी का रंगमंच संस्कृत, लोक और पारसी रंगमंच का आधार लेकर विकसित होता है। नाट्य शब्द परंपरागत रूप से केवल नाटक के अर्थ में न होकर रंगमंच, अभिनय, नृत्य, संगीत, वेशभूषा, दर्शक सभी पक्षों को समेटता है। संस्कृत रंगमंच की परंपरा यद्यपि बीच में बाधित रही, लेकिन लोक जीवन में रंगमंच रहा है। लोक रंगमंच ने रामलीला, रासलीला के रूप में जनता का मनोरंजन तो किया ही, हिंदी क्षेत्र का रंग संस्कार भी किया। रामलीला, रासलीला, स्वांग, अंकिया, नौटंकी, भावना, पांडवानी, ख्याल, यक्षगान, तमाशा, नाचा हिंदी क्षेत्र के रंग संस्कार को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले रहे हैं। पारसी रंगमंच के साथ हिंदी के रंगमंच की विकास यात्रा को जानना अपने आप में रोचक है। कई बार तो यह जानना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि बंगाल में 1870 में व्यावसायिक थिएटर की जब नींव रखी जा रही थी, तो मुंबई यानी तब के बम्बई में नाटक और ललित कलाओं के प्रति एक रुचि का भाव पैदा हो रहा था। पारसियों ने हिंदी के व्यावसायिक हिंदी नाटक की पद्धति को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हिंदी रंगमंच की विकास यात्रा में एल्फ्रेड नाटक मंडली का बहुत बड़ा योगदान है। एल्फ्रेड नाटक मंडली, जिसे एल्फ्रेड थिएटर कहा गया, 1871 में स्थापित हुई। भारतेंदु और राय कृष्णदास के नाटकों का मंचन किया इस नाट्य मंडली ने। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण नाम राधाश्याम कथावाचक का है। राधेश्याम कथावाचक कथावाचकों की परंपरा से आते हैं। राधेश्याम कथावाचक ने पारसी रंगमंच में पौराणिक ऐतिहासिक कथा तत्वों का समावेश करके पारसी रंगमंच को भारतीय सांस्कृतिक बोध से समृद्ध किया। इनके नाटकों में यानी एल्फ्रेड थिएटर मंडली द्वारा प्रस्तुत नाटकों में स्त्री पात्रों का अभिनय भी पुरुष पात्र किया करते थे। इसके बाद कलकत्ता के मॉडर्न थिएटर ने बम्बई के पारसी रंगमंच की अनेक नाट्य कंपनियों को खरीदकर कलकत्ता को रंगमंच का केंद्र बना दिया। कलकत्ता का मॉडर्न थिएटर उस समय कई महत्वपूर्ण निर्देशकों का केंद्र था। पारसी रंगमंच की विकास यात्रा में 3 नाम महत्वपूर्ण हैं: नारायण प्रसाद बेताब, आगा हश्र कश्मीरी और राधेश्याम कथावाचक। आप जानते हैं कि इनका संगम स्थल कलकत्ता का मॉडर्न थिएटर था। हिंदी रंगमंच को समृद्ध बनाने में कलकत्ता के मॉडर्न थिएटर की भूमिका का मूल्यांकन करना पारसी रंगमंच के साथ साथ हिंदी रंगमंच की विकास यात्रा को समझना भी है। 1868 ईस्वी में बनारस थिएटर के नाम से हिंदी में एक अव्यावसायिक रंगमंच की शुरुआत हुई। बनारस थिएटर में कई बार पारसी कंपनियों के नाटक भी मंचित होते थे। इसी थिएटर में पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल नाटक अभिनीत हुआ था। आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक में लक्ष्मण की भूमिका अदा की थी, प्रस्तुत किया था, लक्ष्मण के रूप में अभिनय किया था। सन 1884 ईस्वी में काशी के 10वां स्वमेघ घाट पर नेशनल थिएटर की स्थापना हुई और अंधेर नगरी का मंचन हुआ। आगे चलकर भारतेंदु नाटक मंडली जो 1906 में आई, नागरी नाटक मंडली जो 1908 में आई, हिंदी नाटक और रंगमंच की विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुई। भारतेंदु नाटक मंडली में राधा कृष्णदास कृत महाराणा प्रताप, द्विजेंद्र लाल राय कृत दुर्गादास, राधेश्याम कथावाचक कृत वीर अभिमन्यु
और जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त आदि नाटकों का अभिनय हुआ। भारतेंदु रंगमंडली ने यानी भारतेंदु नाटक मंडली ने भारतेंदु युगीन नाटकों के साथ साथ जयशंकर प्रसाद के नाटकों का भी सफलतापूर्वक मंचन किया। इस मंडली ने सर्वप्रथम यह भी सिद्ध किया कि जयशंकर प्रसाद के नाटक अभिनय के योग्य हैं। आपको ध्यान है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर रंगमंच के लिए दुरूह होने के कई आरोप लगे थे। भारतेंदु नाटक मंडली ने अपने समय में ही इन आरोपों का परिहार कर दिया था। नागरी नाटक मंडली ने भारतेंदु के सत्य हरिश्चंद्र, माधव शुक्ल के महाभारत आदि नाटकों का मंचन किया। हिंदी रंगमंच के विकास में बलिया नाट्य सभा की भूमिका असंदिग्ध है। 1884 ईस्वी में भारतेंदु ने बलिया में नाटक शीर्षक से एक लंबा भाषण दिया था। यह भारतेंदु का बलिया वाला भाषण कहकर प्रसिद्ध है हिंदी में। इसी शीर्षक से यह छपा भी, नाटक शीर्षक से ही यह निबंध छपा। बलिया नाट्य सभा ने भारतेंदु के कई नाटकों का मंचन किया। सत्य हरिश्चंद्र नाटक में भारतेंदु द्वारा राजा हरिश्चंद्र की भूमिका निभाना प्रसिद्ध है। हिंदी रंगमंच की विकास में प्रयाग, कानपुर, बिहार, कलकत्ता आदि की विभिन्न नाट्य मंडलियों की भूमिका है। एक नाम पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। कानपुर में एक सज्जन हुआ करते थे, माधव शुक्ल। माधव शुक्ल सरकारी नौकरी में थे। माधव शुक्ल का योगदान हिंदी रंगमंच के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण है। माधव शुक्ल की जहाँ भी पदस्थापना होती थी, चाहे वो जौनपुर हो या बनारस, वहाँ वे स्थानीय लोगों के माध्यम से नाट्य मंडलियों का गठन करते थे और नाटकों का मंचन करते थे। हिंदी रंगमंच के विकास में माधव शुक्ल की भूमिका का मूल्यांकन हिंदी क्षेत्र के रंगमंचीय संस्कार को जानना भी है। आर्य नाट्य सभा, श्री रामलीला नाटक मंडली, हिंदी नाट्य परिषद, पटना नाटक मंडली, भारत नाट्य मंडली, न जाने ऐसी कितनी नाट्य मंडलियाँ थीं जो हिंदी के रंगमंचीय संस्कार को समृद्ध कर रही थी। भारतेंदु युगीन रंगमंच हिंदी का प्रायोगिक और व्यवहारिक रंगमंच है। भारतेंदु से पहले हिंदी का जो रंगमंच था वो मूलतः संस्कृत की विकसित नाट्य परंपरा थी, जिसका ह्रास हो चुका था। भारतेंदु बाबू स्वयं में एक संस्था की तरह थे। उन्होंने स्वयं अनेक नाटकों की रचना की और उनका मंचन भी किया। उन्होंने पारसी रंगमंच के समानांतर एक अव्यावसायिक रंगमंच का शुरुआत किया। भारतेंदु के पूर्व जो नाटक लिखे गए वे ब्रजभाषा के थे। प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक, रघुबर राय नागर का सभागार, अमानत का इंदर सभा, बनारसी दास का समयसार नाटक, लक्ष्मी राम का करुणाभरण नाटक ऐसे ही नाटक थे। इन नाटकों पर नाटकीय गुणों से संपन्न न होने के आरोप लगे हैं। खड़ी बोली जिसको हिंदी कहा जाता है, उसमें नाटक लिखने की शुरुआत भारतेंदु बाबू से शुरू होती है। भारतेंदु बाबू यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संस्कृत नाटकों के महत्वपूर्ण तत्वों को लोकनाट्य परंपरा से समन्वित करते हुए हिंदी रंगमंच को विकसित किया। अधिक से अधिक अभिनय बनाए जाने पर अपने नाटकों पर बल दिया। वे स्वयं एक कुशल अभिनेता और निर्देशक थे। अपने नाटकों को रंगमंच पर प्रदर्शित करते समय भाषा, पात्र योजना, संवाद योजना का ध्यान वे खुद रखते थे। अपनी मंचीय प्रस्तुति में उनका ध्यान राष्ट्र के प्रति प्रेम और भारतीय संस्कृति के नायकों के प्रति एक आत्मीय विश्वास को जगाने का था। पारसी रंगमंच पर जहाँ तक बात की जाती है, पारसी रंगमंच के साथ मुझे लगता है कि हिंदी रंगमंच के इतिहास में न्याय नहीं हुआ है। भारतीय जनमानस का
रंगमंच की तरह सर्वप्रथम ध्यान पारसी रंगमंच ने ही आकर्षित किया। यह पूर्णतः व्यावसायिक रंगमंच था। हिंदी के कई नाटककार पारसी रंगमंच से क्षुब्ध थे, क्षुब्ध होने के कारण भी थे। वे पारसी रंगमंच को सस्ती व्यावसायिक प्रवृत्ति, फुहड़ता, जरूरत से ज़्यादा चमक दमक और गीत संगीत की अधिकता का मानते थे। सच यह है कि पारसी रंगमंच का आदर्श ब्रिटिश थिएटर का मॉडल था। अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश थिएटर की शुरुआत केवल मनोरंजन की दिशा के लिए किया था। इसी के अनुकरण पर पारसी व्यापारियों ने इस शुद्ध व्यावसायिक थिएटर की नींव रखी थी। पारसी रंगमंच की स्थापना कासोजी खटाऊ, पेस्टन जी, फरोम जी, सोहराब जी, खुर्शीद जी जैसे अभिनेताओं ने की। सर्वप्रथम पेस्टन जी और फरोम जी ने मदारी लाल के इंदर सभा नाटक का मंचन ओरिजिनल थिएटर में करवाया। पारसी रंग कर्मियों ने अपने मौलिक रंग पद्धतियों का विकास किया। पारसी रंगमंच के नाटकों में शेर व शायरी की बहुलता, उर्दू मिश्रित शब्दों का अधिक प्रयोग, भावुकता, अति नाटकीयता, अश्लील नृत्य मुद्राएं, फुहड़ता आदि पर बल दिया जाता था। अब उसे फुहड़ता कह लें या जनरंजन कह लें। पारसी रंगमंच के प्रसिद्ध लेखकों में नारायण प्रसाद बेताब, राधेश्याम कथावाचक, आगा हर्ष कश्मीरी, मुंशी विनायक प्रसाद तालिब महत्वपूर्ण हैं। शुरुआती दौर में पारसी रंगमंचीय कर्मियों ने शौकिया तौर पे नाटक खेले, किंतु बाद में इन नाटककारों ने अपने नाटकों को व्यावसायिक रूप दे दिया। व्यावसायिक रूप के चलते कई नाटक कंपनियां सामने आईं। इनमें विक्टोरिया नाटक कंपनी, अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी, हिंदी नाटक कंपनी, द पारसी नाटक कंपनी या द पारसी नाटक मंडली, थिएट्रिकल कंपनी आदि प्रमुख हैं। पारसी नाटककारों ने भारतीय संस्कृति से संबंधित आदर्शों, पौराणिक प्रसंगों और लोक में प्रचलित आख्यानों से संबंधित नाटक प्रस्तुत किए। इनके नाटक सिर्फ रोमानी नहीं हैं, अपितु देश के पुनर्जीवन और राष्ट्रीय भावना से युक्त नाटक हैं। सामान्यतया पारसी रंगमंचीय विधान के नाटक रामायण, महाभारत आदि महाकाव्यों से संबंधित होते थे। रंगमंचीयता के दृष्टि से इनके नाटकों में दृश्य योजना, रंग योजना का भरपूर प्रयोग होता था। युद्ध से जुड़े कथानकों की योजना मंच पर भारी भरकम दृश्यों के माध्यम से होती थी। मंच पर सेट के बजाय पर्दे होते थे जिन पर आकर्षक और भड़कीले चित्र बने होते थे। चूँकि यह व्यावसायिक रंगमंच था, इसीलिए अधिक कमाने के लिए रोमांचकारी दृश्यों का समावेश नाटकों में स्वाभाविक था। नाटक के मंचन के समय मंच पर संगीत और नृत्य का बहुलता से प्रयोग होता था। प्रत्येक अंक की योजना अत्यंत प्रभावशाली होती थी। नृत्य एवं संगीत के प्रयोग से संवाद योजना भावपूर्ण होती थी। पारसी रंगमंच की अभिनय शैली बहुत विवादित रही है। भारतेंदु ने अपने नाटक निबंध में कहा कि काशी में पारसी नाटक वालों ने नाच घर में जब शकुंतला नाटक खेला और उसमें धीरोदत्त गुणों से संपन्न दुष्यंत को कमर पर हाथ रख रख कर मटक मटक के नाचने और पतली कमर बल खाए गाते देखा तो डॉक्टर थीबो बाबू, प्रमदा दास मित्र प्रभृति लोग यह कहकर उठ आए कि अब देखा नहीं जाता, ये कालिदास के गले पर छुरी फेर रहे हैं। इस नाटक से स्पष्ट होता है, नाटक निबंध के इस घटना से स्पष्ट होता है कि अभिनय शैली को लेकर विवाद रहा है।
पारसी रंगमंच में विक्टोरिया नाटक मंडली की अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी मुंबई की कंपनी थी, यानी तब बम्बई की कंपनी थी। यह अल्फ्रेड थिएटर कंपनी पूरे देश में घूम घूम कर नाटक खेला करती थी। राधे श्याम कथावाचक पर चर्चा की जानी चाहिए। राधे श्याम कथावाचक का जन्म 25 नवंबर 1890 को उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ। मोहम्मद अली और सोहराब जी के अल्फ्रेड कंपनी से जोड़कर इन्होंने वीर अभिमन्यु, भक्त प्रहलाद, श्री कृष्णावतार, श्रवण कुमार, अम्बरीश ईश्वर भक्ति आदि अनेक नाटक लिखे। इन नाटकों को देखकर दर्शकों में पारसी रंगमंच के प्रति एक आदर का भाव जगा। इनके पौराणिक नाटक अत्यंत प्रसिद्ध रहे। इन्होंने वीर अभिमन्यु के माध्यम से महान तेजस्वी कर्मठ युद्धवीर का चरित्र सामने रखा और प्रहलाद चरित्र नाटक के माध्यम से राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति की। उनका एक हिरण्यकश्यप को उन्होंने ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक बनाकर उसके समक्ष प्रहलाद को देशभक्त दिखाकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जनता को समझाने और एकजुट करने का प्रयास किया। इनके नाटकों को देखकर दर्शकों के मन में पारसी रंगमंच के प्रति आदर का भाव जगने लगा। इनके नाटकों की प्रवृत्ति मनोरंजन प्रधान होने के साथ साथ हिंदू धर्म के आख्यानों को लेकर संभव होती है, जिससे हिंदू मन का इन नाटकों के प्रति एक स्वाभाविक रुझान पैदा हो गया था। राधेश्याम कथावाचक ने नाटकों के अतिरिक्त खड़ी बोली में भी रामायण की रचना की थी। इनके नाटकों में अपने समय में दिल्ली, बम्बई, मद्रास से लेकर पेशावर, लाहौर और ढाका तक में अपनी रंगमंचीय प्रस्तुति हुई और अपना एक दर्शक वर्ग तैयार हुआ। पूरे भारत के लोग राधेश्याम कथावाचक के नाटकों को अपने समय में बहुत रुचि और तन्मयता के साथ देखा करते थे। एक सज्जन हुए हैं नारायण प्रसाद बेताब, यह भी पारसी रंगमंच से जुड़े हुए रहे हैं। इनका जन्म सन 1872 में बुलंदशहर में हुआ। 1903 में बेताब जी पारसी थिएट्रिकल कंपनी में काम करने के लिए बम्बई चले गए। बम्बई में अल्फ्रेड कंपनी ने इनके महाभारत, रामायण, जहरी सांप, गणेश जन्म, सीता वनवास आदि नाटकों को मंचित किया। इन्होंने पौराणिक कथाओं में कल्पना का संयोग करके अपने नाटक लिखे। रामायण और महाभारत नाटक नारायण प्रसाद बेताब के लोकप्रिय नाटक हुए। सती अनुसुईया नाटक में इन्होंने मूल कथा पुराणों की अनुसुईया की ही रखी, किंतु रेखा नामक स्त्री की कथा जोड़ दी, जो पतिव्रता तो है और पतिव्रता के साथ साथ अपने कर्मठता से सूर्योदय को रोक देने वाली है। पारसी रंगमंच के अलावा पृथ्वी थिएटर की भी स्थापना करते हुए इन्होंने हिंदी रंगमंच को समृद्ध किया। आगा हर्ष कश्मीरी अप्रैल सन 1879 में बनारस में पैदा हुए। आगा हर्ष कश्मीरी की शुरुआत उर्दू नाटकों से हुई। सफ़ेद खून, सैदे हवस, शहीदे नाज इनके अंग्रेजी से रूपांतरित नाटक हैं। इसके अलावा उन्होंने उर्दू और हिंदी संस्कृति से जुड़े हुए नाटक भी लिखे। ख्वाबे हस्ती, खूबसूरत बला, सिल्वर किंग, यहूदी की लड़की इनके चरित्र प्रधान नाटक हैं। यहूदी की लड़की देश में बड़े पैमाने पर मंचित नाटक सिद्ध हुआ है। इन चरित्रों को इनके नाटकों में उपस्थित चरित्रों को अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा से लगाव है। देश के लिए बलिदान करने का, बलिदान होने का एक भाव है। रुस्तम और सोहराब यहूदी की लड़की की तरह ही लोकप्रिय नाटक हुए। हिंदी में उन्होंने सीता वनवास,
भीष्म प्रतिज्ञा जैसे नाटक लिखे जिसमें धर्म और संस्कृति ही उनका कथ्य विषय है। समग्रता से अगर विचार करें तो हिंदी रंगमंच की यात्रा में यह स्पष्ट होता है कि सस्ते और अश्लील ढंग के कथा वस्तु को छोड़ भी दें तो समस्त पारसी रंगमंच को अश्लील और असाहित्यिक नहीं कहा जा सकता। ये नाटक प्रेरित कहीं से भी हों, पर इनका परिवेश भारतीय था। वस्तुतः भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद दोनों ने अपने नाटकों में जिस तरह से पौराणिक ऐतिहासिक चरित्रों और घटनाओं का प्रयोग जनता को प्रेरित और उत्साहित करने के लिए किया, उसी के समानांतर पारसी नाटककारों ने भी नाटक लिखे। महाभारत, वीर अभिमन्यु, रामायण, भक्त प्रहलाद आदि नाटकों के माध्यम से पारसी नाटककारों ने उसी कार्य को पुण्य किया जिसकी चिंता भारतेंदु और प्रसाद के नाट्य चिंतन में दिखाई देती है। पारसी रंगमंच का महत्व इस बात में भी है कि उन्होंने हिंदी रंगमंच की परंपरा को जीवित रखा। एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि पारसी रंगमंच से असहमति के बावजूद भारतेंदु और प्रसाद योगीन रंगमंच पारसी रंगमंच के कई मुद्दों को अपने में समाहित करता है। गीत संगीत और संप्रेषणीयता के लिए संगीतात्मक संवादों का प्रयोग पारसी रंगमंच का प्रभाव माना जा सकता है। पारसी रंगमंच अपनी पूरी यात्रा में हिंदी क्षेत्र के रंग संस्कार को समृद्ध करने वाला रहा है। नमस्कार।